जय हिंद साथियों, टैग ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से ज्ञान बिंदु का एक और सेट लेकर, जो कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वायरू को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि 400 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले विश्व के पहले बिजनेसमैन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं अभी अमेरिका के ये व्यक्ति हैं और ये बिजनेसमैन भी हैं, और इनका एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है स्पेस एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इन्हें जो है डी गुकेश बोलते हैं, डोमराजू गुकेश बोलते हैं, और इन्हें 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा देश कोयले के विद्युत उत्पादन बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यूके जो है विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि कोयले से विद्युत उत्पादन जो है सो बंद करने वाला है। और सबसे अधिक जो होता है विद्युत का उत्पादन कोयले से, वह चीन देश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत जो है 2015 में हुआ था, और इसके तहत जो है 3 श्रेणी में जो है लोन दिया जाता है, और ये जो है एमएसएमई सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स किन 2 देशों के मध्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच जो होता है समुद्री द्विपक्षीय है, सिम्बेक्स होता है, नेवी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में ही वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का जो है उद्घाटन किया गया है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सर्वाधिक जो है एफडीआई जो होता है किस देश से प्राप्त होता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर जो होता है यहाँ से भारत में सर्वाधिक एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। आईयूसीएन का शीर्ष संरक्षक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभव तालुकदार को आईयूसीएन का शीर्ष संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आईयूसीएन के द्वारा ही रेड डाटा बुक जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है विलुप्त प्राय जीवों को जैसे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस में जो है टॉमी चक्रवात जो आया था, तूफान आया था, उससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय पांडुलिपि मिशन का संबंध किस मंत्रालय से हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय से हो जाएगा। और वर्तमान में अभी संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। और गृह मंत्रालय किनके पास हो जाएगा? अमित शाह के पास हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगे। और पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे, पर्यावरण मंत्री कौन जाएंगे? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। टाइटल उनका यादव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभालने किसने संभाला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता सहाय ने। कविता सहाय ने भारतीय नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरुआत किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने जो है दीपम 2. चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनदीप जांगडा ने। मनदीप जांगडा ने जो है
सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय नौसेना के प्रमुख महासागर का तीसरा संकलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो है महासागर का तीसरा संकलन आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को किस वर्ष तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। 2030 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राजस्थान बाल विवाह खत्म करने का आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन द आर्ट ऑफ वार। ये गलत है और बाद बाकी जितना भी है वो सही है। द सोशल कॉन्ट्रेस्ट ये रूसो का है। गुलिवर्स ट्रेवल्स ये हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट का हो जाएगा। और आगे महात्मा गांधी एवं स्टालिन ये हो जाएगा लुइस फिशर का। तो ये सभी सही था और ऑप्शन नंबर ए गलत था। अगला क्वेश्चन है कि अभिजीत विनायक बनर्जी को किस पुरस्कार के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। इसके लिए जो है सो उन्हें 2019 का जो है अर्थशास्त्र का नोबेल क्षेत्र का पुरस्कार मिला था और यह जो है भारतीय व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राज्य और उसके स्थापना दिवस से क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका जो मिलान कर लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस हो जाएगा ये हो जाएगा 24 जनवरी को हो जाएगा, 24 जनवरी को हो जाएगा। उसके बाद बिहार का स्थापना दिवस हो जाएगा 22 मार्च को हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 21 जनवरी का हो जाएगा और उड़ीसा को 1 अप्रैल को हुआ था। उड़ीसा राज्य जो है बिहार से ही अलग हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि 1936 में होगा। 1936 में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, तो ये सही है। टिक करते जाते हैं हम लोग, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है लेनिन ने चेका संगठन की स्थापना किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब 1, 2 और 3 ये तीनों जो है कथन सही है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चैलेंज कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रग्बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रग्बी से हो जाएगा। और रग्बी खेल में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना खिलाड़ी होता है। आगे क्वेश्चन है कि सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीन की जो है सो यह गुप्तचर संस्था है। और भारत के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? RAW इसको बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए किलोग्राम को परिभाषित करने के लिए नई प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कूट में दिया गया है। यह एक विद्युत धारा के संदर्भ में 1 किलोग्राम को परिभाषित करता है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि इस नई प्रणाली में भार को मापने हेतु कीबल बैलेंस नामक एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा सही। तो इस हिसाब से केवल ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च जल दबाव के कारण। उच्च जल दबाव के कारण जो है सो गोताखोर को गोता लगाते समय कान के पर्दा का
क्षतिग्रस्त हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुम्बकीय बल, दुर्बल बल, नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल चारों में से प्रबल है। तो ये कथन जो है सो गलत है, क्योंकि सबसे प्रबल बल जो होता है वह होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। तो इस कारण से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देख लेते हैं। स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? तो यह जो होता है पृष्ठ तनाव को घटा देता है, जिस कारण से क्या होता है उसका लार्वा पानी में डूब जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पृष्ठ तनाव को घटा देता है। चलिए आगे देखते हैं। अतिचालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कूट वाले में दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। अधिक उच्च ताप पर अतिचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। कोई पदार्थ जिस पर ताप का अतिचालक बनता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा। और आगे जो हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा अतिचालक पर खोज कार्य के लिए प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीक बोर्ड की स्थापना की गई है। तो इसका ये भी सही हो जाएगा। तो कूट में एक गलत हो गया और 2-3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 जवाब सही हो जाएगा इसका। तो 27 का बी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ भी कथन में दिया गया है, तो कथन पढ़ लेते हैं हम लोग। इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन जो था कृषि था। तो ये भी जो है हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं का फसल हो गए थे। तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बौद्ध की जीवनी पूर्ण जीवनी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बौद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी है। आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में तो बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी है और इसका कोई एक लेखक नहीं है, एक से अधिक लेखक है, इसलिए इसका नाम नहीं दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें केवल 2 जो है जाएगा वो सत्य हैं, बाकी क्या हो गया असत्य हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। सन्निधाता मूल्यांकन और कर संग्रहण का शीर्ष अधिकारी था, ये गलत हो जाएगा। अशोक ने विभिन्न सामाजिक समूहों तक धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किए थे। तो ये हो जाएगा सही है, केवल 2 ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्योत्तर काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन की तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर था। तो ये सही हो जाएगा। काली मिर्च
को यवन प्रिय कहा जाता था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा हो जाएगा कि रोम सम्राट ट्रोजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल जिसको बोलते हैं स्वरूप की सरकार की विशेषता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इसका विशेषता जो है सो नहीं है, और सब जो है सो गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1900 आगे क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका तीनों ही जवाब जो है सो सही है। ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण कर ली थी, ये सही है। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था, ये भी सही है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्य नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित था, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब कथन जो हो जाएगा इसका कूट में 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्वान में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारणा किया था इसका? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। सीवन रहित जाल का मतलब होता है कि इस पे जो होता है राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है, कोई भी राजनेता अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है कि अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में वर्णन है इसका। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, ये क्या हो जाएगा, 21 के ए में वर्णन है इसका। उसके बाद आगे जो हो जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, तो ये किस में वर्णन होगा इसका वर्णन हो जाएगा 19 के बी में इसका वर्णन हो जाएगा। उसके बाद है कि कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार, तो ये हो जाएगा जी में हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के क्या महत्व हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 कथन जो है उसका कूट सही हो जाएगा। तो हम सिर्फ सही कथन को पढ़ते हैं। इसने अनुच्छेद 21 की न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत तथा गहन कर दिया, और दूसरा है कि इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समुचित प्रक्रिया से स्थापित किया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसको देख लेते हैं। पहला कथन है कि मालाबार तट का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो ये सत्य है। मालाबार तट के सहारे अनेक लैगून झील स्थित हैं जिन्हें क्याल कहते हैं, ये भी सही है। बेम्बानाड हो जाएगा, अष्टमुडी हो जाएगा। और अगला है कि मालाबार तट पर व्यापारिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसल का उत्पादन अधिक होता है, तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि ये यहाँ केवल जो है व्यापारिक फसल जैसे काजू वगैरह का खेती किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर जो है विचार कीजिए। यह विश्व की सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वत के अवशेष का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये इसका सही हो जाएगा। साबरमती और लूनी का उद्गम अरावली से होता है, तो ये भी सही है। तो इससे कूट क्या निकलता है, कूट 1 और कूट 2 दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेन्नार नदी कर्नाटक से आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वंशधारा नदी आंध्र प्रदेश से आरंभ होती है और उड़ीसा से होकर बहती है, तो ये कथन गलत हो जाएंगे। तो केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक।
आगे देखते हैं, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर महासागर से उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु चूना, लोहा, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनिया की कमी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्ष हो वाली खेती के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। उसके बाद है ये कथन सही हो जाएगा। उसके बाद है कि पंजाब व हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका कूट में जवाब 2 और 3 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वार्टाजाइट निम्नलिखित में से किसका केंद्रित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर का जो है यह केंद्रित भाग होता है क्वार्टाजाइट। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है? तो ज्वालामुखी कुंड जो होता है अंतर्वेदी आकृति नहीं होता है, और सभी जो है सो अंतर्वेदी आकृति हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सो सही है? भारत के सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम के बीच लगभग 2.5 घंटे का समयांतराल है। ये कथन गलत है। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा फ्रांस और स्पेन से गुजरती है। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 सभी हो जाएंगे, सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह होता है लघु चट्टानी ग्राहिकाएँ प्लैनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रखते हैं। अगला है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। ये भी सही है। आगे है कि धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुंछ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो इसका तीनों कथन जो है सो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो यह था 20 रुपया। 20 रुपया था, जो कि एक पुस्तक लिखे थे उसी में इसका वर्णन किए थे, द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। आगे कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दुधिया हो जाता है, परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर यह विलयन साफ हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्रारंभ में बना कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो वह जो होता है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोई नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। तो इसका जो है सो कथन सही हो जाएगा और सभी कथन गलत हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है कि लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। तो दोनों ही ऑप्शन इसका सही है। तो कूट में हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं कि धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च ताप किसके दहन से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के
जलने से प्राप्त होता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है? तो यह जो होता है लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है जब एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाते हैं। तो तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा जिया नक्शबी। जिया नक्शबी जो थे तूतीनामा के रचनाकार थे। आगे क्वेश्चन है कि चोल राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोल राजा एलोरा के पुहार की स्थापना किए थे। एलोरा के पुहार की स्थापना की थी। चलिए गलती हो गया थोड़ा, ये पूरा क्वेश्चन एक से। तो इसका आंसर कूट में दिया गया है, देख लेते हैं। चोल राज पेन्ना नदियों के बीच पांड्य राज के पूर्वोत्तर में स्थित था, तो ये सही है। उनकी राजधानी पुहार थी, ये भी सही है। चोल राजा एलोरा ने पुहार की स्थापना किया था, ये गलत है। एलोरा ने श्रीलंका को जीत कर 50 वर्षों तक शासन किया, तो ये सही है। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, ये ऑप्शन इसका गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार करना उस पर। तो इसमें हो जाएगा कि उच्च न्यायालय का पुनरावलोकन नहीं कर सकता। ऑप्शन 2 है, इसे सांसद द्वारा पारित विधियों की पूरी भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ना ही 1 सही है इसका और ना ही 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे जो जगह निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, जीवाणु जो है यूकेरियोटिक नहीं होता, यह प्रोकैरियोटिक होता है। रुपये जारी किया गया था, रुपये जारी किया गया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। आगे हो जाएगा, फ्लोरोगेम्स पौधे को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन जो हो जाएगा इसका, जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे का वर्ग है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधे पुष्प लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म के पौधे एक बीजपत्री मोनोकॉट होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 3 दोनों सही है। आदित्य, निम्नलिखित प्रश्न में से 2 कथन दिया गया है, तो मतलब दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो कथन 1 है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अकेली कोशिका जीवित जीव के सभी कार्य को करती है, तो इसका कूट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा ये। और दोनों कथन चलिए इसमें 2 कथन दिया गया है। पहला है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव व अकेली कोशिका जीवित जीव के सभी कार्य को करती है, तो यह सही हो जाएगा। कोशिका जीवित जीव की मूल इकाई होती है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन जो है सो सही हैं, परंतु कथन 2 जो है से 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है, ये सही है। आगे जो है कि रक्त दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है सो उसका सही हो जाएगा। 2 में है कि समान प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब जो होता है, जिसको हम लोग
सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बोलते हैं 120/80 हो जाएगा, तो ये सही है। और रक्तदाब को स्फैग्नोमैग्नेटोमीटर से मापा जाता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं। चलिए आगे फिर दिया गया कि सही कूट का चयन कीजिए। कर्क रेखा गुजरती है, उसके बारे में बताया गया है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है सो 8 राज्यों से गुजरता है, और इसमें उपर्युक्त जो हो जाएगा सभी इसके आंसर हो जाएंगे कि ये सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे देख लेते हैं। आगे आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो जिला दर्रा कहाँ है, तो जो जिला हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा ये। जो जिला कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। सिपकिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हिमाचल में। सिपकिला कहाँ हो जाएगा? हिमाचल में हो जाएगा। उसके बाद लिपुलेख दर्रा माना और लिपुलेख उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर पठार के चारित्रिक लक्षणों में से शामिल जो है उसके बारे में बताना है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ये ग्रेनाइटिक नीस बने होते हैं, ये ग्रेनाइटिक नीस के बने होते हैं, तो ये सही है। और दूसरा हो जाएगा कि इनकी ढाल दक्षिण की ओर है, ये गलत हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार पर पुराने बाढ़कृत मैदान की उत्थित वैदिक गायें हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है कि नागार्जुन सागर जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाता है। पुलिकट जो जगह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे हो जाएगा। और स्टेनले कहाँ हो जाएगा? तो स्टेनले हो जाएगा केरल में हो जाएगा। और भवानी सागर ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वे नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुए हैं? नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी कांडला, कोची और मुगलसराय ये सभी क्या हुए हैं? नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अभ्यारण्य के बारे में दिया गया और उसके राज्य के संदर्भ में कौन सा जो है सो किस राज्य में हो जाएगा। तो पहला हो गया आपको बोंडला। बोंडला कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में और जिला भी है वहाँ का। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दांडेली कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक में। और गुमती हो जाएगा त्रिपुरा में। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। इको मार्ग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। तो इको मार्ग के संदर्भ में जो है यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद प्रमाणीकरण और उपभोक्ता जागरूकता योजना शुरू करता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही है। और दूसरा इसका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs, और उसके बाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और भू स्तरीय ओजोन, और एक हो जाएगा अम्ल वर्षा। इसके बारे में पूछा है कि प्राथमिक प्रदूषक जो है सो कौन इस सब में से नहीं है। तो प्राथमिक प्रदूषक जो हो जाएगा वह भू स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा, ये जो हो जाएगा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 और 4 भू स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा ये दोनों क्या है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भू राजस्व नीति और वर्ष के बारे में दिया गया है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह लिखा है
कौन सही नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, ये हो जाएगा 1793 में, ये सही हो जाएगा। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये गलत हो जाएगा। और महलवाड़ी व्यवस्था ये हो जाएगा 1822 में, ये भी क्या है, सही है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कृषक नेता और कृषक आंदोलन और नेता के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है वकास्त भूमि आंदोलन, वकास्त भूमि आंदोलन, ये हो जाएगा कयानंद शर्मा, कयानंद शर्मा इसके आंसर हो जाएंगे। तो 1 का हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो ये दोनों ऑप्शन जो है सो कट गया। उसके बाद एका आंदोलन, ये हो जाएंगे मदारी पासी जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। और मोपला विद्रोह कौन हो जाएंगे, मोपला विद्रोह के नेता हो जाएंगे कुनहमद आजी। और अवध के सभा हो जाएंगे बाबा रामचंद्र। चलिए लेते हैं, किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता जो है सो भारत के बिहार में सक्रिय था। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। तो यह सिटी हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं। आगे बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियाँ हैं। तो बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम में जो हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा जो कि स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजन किया गया था, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजन किया गया था। यह जगह गया में, गया में किया गया था। आगे जाकर कि किस क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा, यह हिंदी क्वेश्चन दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम में के बाद गन गनाई उत्सव मनाता है। तो ये हो जाएगा जेलियारोंग, जेलियारोंग जो है गन गनाई उत्सव मनाता है मणिपुर में। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नाम पुस्तक कौन लिखा है। तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे, रामचंद्र गुहा जी। थैंक यू फॉर वॉच। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।